हेलो फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी सीरीज की छठी क्लास आज स्टार्ट हो रही है। तो इसमें आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंड फॉर्म्स कि पृथ्वी पर जो आकृतियाँ हमको दिखती हैं वो कैसे बनी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने जो है ये देवदास मूवी देखी है किसी ने, शाहरुख खान वाली, जिसमें सूर्य राय थी? चलिए, जो नहीं देखे हो ना देखिएगा, क्योंकि इसमें बर्बाद होने के सारे लक्षण हैं, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। तो उसमें प्लस पॉइंट क्या है, मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ? चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें जो पारो थी उसके हाथ में एक दिया था। वो जो दिया था किस चीज़ का था? वो देवदास से जो प्यार करती थी ना, तो बताती थी उसमें कि ये हमारी चाहत का दिया है, इसको हम बुझने नहीं देंगे। एक उसमें गाना भी गाती है, लेके बड़े तेज तेज से आंधी आती है, लेकिन वो दिया जो है बुझता नहीं है। ठीक है, तो ये जो है मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऐसा ही एक दिया जला लीजिए अपने मन में। ठीक है, कि पढ़ाई का बुझने नहीं देना इसको। ठीक है, बिल्कुल भी इसको कभी बुझने नहीं देना है। और तैयारी जो है, मतलब आप ख़त्म हो जाओ लेकिन तैयारी ना ख़त्म हो। समझ रहे हो ना? पढ़ाई में इतना ज़्यादा मतलब इस तरीके से पढ़ाई करो कि फॉर्म आए तो फॉर्म भरना भी भूल जाओ, तब मिलेगी सफलता। अभी और मोटिवेशन की क्लास लेंगे, फिर उसमें बताएंगे। ठीक है, तो आज हम इसलिए इतना मोटिवेट किए कि कम से कम ये क्लास लंबी होने जा रही है ना, तो आप लोग इसको देख लीजिए, इसलिए इतना मोटिवेशन काम आ जाए कि हमारी क्लास जो है कंप्लीट कर लें, आप पूरा वीडियो देख लें। ठीक है, चलिए। फॉर्मेशन मतलब होता है वही आकृतियों का निर्माण, है ना, कैसे बनी उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे कैसे पृथ्वी में जो है विकास हुआ। तो एक टाइम लाइन है इसकी। तो सबसे पहले जो है आते हैं, तो ये हम लोग प्री कैम्ब्रियन, प्री आर्कियन, और ये आपका आर्कियन, प्रोटोजोइक, ऐसे करके, है ना, प्रोटेरोजोइक, सॉरी, और ऐसे करके पूरा ये साइकिल है कि मतलब लगभग जो हमारी पृथ्वी का इतिहास है वो 4.5 अरब साल पहले का है। तो उसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि कब कब किस किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए। तो हमको जो है ये चीज़ें पढ़ने के लिए अभी फिर से समय मिलेगा, इसको हम पढ़ाएंगे भी आपको फिर से, लेकिन वो बहुत डिटेल हो जाएगा और थोड़ा बोरिंग भी है। तो पहले जो है हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ना, और जो अभी के लिए काम आने वाला है तुरंत में, उनको देखेंगे। बाकी फिर डिटेल में जियोमॉर्फोलॉजी अलग से ही चलेगा। तो ये देखिए, आपका ये यहीं से देखिए आप, जुरासिक, जुरासिक की मूवी बनी थी ना जिसमें डायनासोर्स आए। ये इरा स्टार्ट होता है 205 मिलियन ईयर्स अगो और ख़त्म हो जाता है 138 मिलियन ईयर अगो। ठीक है ना? और जो आपका हिमालय बना हुआ है यहाँ पे टर्सरी, ठीक है, ये टर्सरी में बना हुआ है। तो ये कितना समय पहले की बात है? 66 मिलियन साल पहले की बात है। ठीक है, और इसी सीरीज में जब ऊपर चलेंगे ना, तो क्वाटरनरी के बाद भी जो है, क्योंकि क्वाटरनरी तो स्टार्ट हो जाता है 1.6 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, तो तब की नहीं, जो ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं, जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, वो हुई है लगभग 65,000 वर्ष पहले। और जो सबसे पहली मतलब जो फिश इवॉल्व हुई थी वो हुई थी यहाँ पे, ये 3800 है ना, तो इसमें 350 मिलियन वर्ष अगो जो है वो पहली फिश इवॉल्व हुई थी। अच्छा, ये सब बता क्यों रहा हूँ अभी देखिए, क्योंकि आगे हमें जो है काम आने वाला है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखिए थोड़ा सा रॉक सिस्टम मैंने दिखाया है कि पृथ्वी किस तरह की रॉक्स से बनी हुई है। ठीक है, बस ये 3 रॉक्स हैं। और पहली रॉक्स देख के लग रहा होगा आपको, इग्नियस, आग्नेय शैल। तो आग्नेय शैल मतलब ये है कि जो ज्वालामुखी है ना, तो उससे जो मॉल्टन लावा निकलता है। ठीक है, तो ये लावा बोलते हैं। मैग्मा और लावा 2 वर्ड यूज होंगे। मैग्मा ये होता है कि जब पृथ्वी के अंदर ये जो मॉल्टन फॉर्म में भरा रहता है पृथ्वी के अंदर, तब तो ये इसको मैग्मा बोलते हैं, और जब ये बाहर आने लगता है तो उसको लावा बोल देते हैं, इसी चीज़ को। तो होता क्या है कि जब ये सूख जाता है ना, तो उससे जो चट्टानों का निर्माण होता है उनको क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स। बहुत लंबा नहीं ले जाएंगे इनमें आपको, ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी लंबा सिलेबस है और हमको जो है इंडियन जियोग्राफी पे जल्दी से आना है। ओके, तो हो गई आग्नेय। अब इसमें भी जो है आपकी जो है दूसरी कैटेगरी आ जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं कि जो परत दर परत जमती जाती हैं। जैसे मान लीजिए बगल में कोई पर्वत है, तो विंड से और उससे नदियों से इरोजन होता है, मतलब छोटे धीरे 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 पार्टिकल साइड की जो निचली ज़मीन होती है ना, वहाँ इकट्ठे होते रहते हैं। तो बहुत लंबे समय की जब हम बात करते हैं तो इस तरीके से लेयर्स बन जाती हैं। तो जब ये इसकी हाइट बढ़ती जाती है तो जो नीचे का पोर्शन होता है इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, तो ये बिल्कुल कठोर हो जाती हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स का जो है उत्पत्ति होती है। और बेसिकली ना ये आपका जो है पाई जाती है यहाँ, जो समुद्र वगैरह क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, जलीय जो आपका एक तरीके से वहाँ का जो जैवमंडल है जल वाला,
उसमें होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी फिशेज वगैरह हैं और जो समुद्री जीव हैं, जब वो मृत हो जाते हैं तो उनका जो फ्लेशी पार्ट होता है वो सब तो जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जो उनकी हार्ड सेल्स होती हैं और जो उनके बोन्स वगैरह होती हैं वो तली में जमती रहती हैं। ठीक है, तो बहुत लंबे समय में जब देखेंगे उसको तो उसके वजह से क्या है कि इस तरह की सेडिमेंट्री रॉक्स का जो है वो फॉर्मेशन होता है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें जो है वो जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाश्म मतलब समझ रहे हैं ना, कोल और गैस और इस तरीके से जो चीज़ें हैं मेटल्स वगैरह वो सब सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। इसमें बिल्कुल नहीं पाए जाते। इसका रीज़न आप समझ रहे होंगे। ठीक है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है कोर पे वो लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उससे जब ये लावा निकल रहा है तो इस इतनी हीट में कोई जीवाश्म रहने की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये जो है अभी आपको ये काम आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि किस तरह की सेल में और कहाँ कहाँ विस्तार है वर्ल्ड में, तो उसी से हम लोग गेस कर लेते हैं कि कहाँ पे जो है वो मिनरल्स पाए जाएंगे, कहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सेडिमेंट्री हो गया। ओके, अब आ जाइए मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक जो है वो एक्चुअली इन्हीं दोनों का वो है। ठीक है ना, ये आपका आग्नेय हो गया, ये अवसादी शैलें होती हैं, और ये आ गई रूपांतरित। रूपांतरित मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये कुछ और थी और कुछ और हो गई। तो होता क्या है कि जो इग्नियस रॉक है और जो सेडिमेंट्री रॉक है ये दोनों जो है रूपांतरित बन सकती हैं। ठीक है, वो कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं कि जब ये ऐसी परिस्थितियों में पड़ती हैं जहाँ पर बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है तो इनमें कुछ डिफरेंसेज आ जाते हैं। जैसे ये देखिए सामने से ऐसे थी, अब इस तरीके से हो गई, तो इसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा वेरी हो जाती हैं, अपने जो पूरे इनका रूप रहता है उससे काफ़ी बदल जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं, दोबारा से फिर ये इस फॉर्म में आ जाती हैं जब कंडीशंस चेंज होती हैं। तो इस तरह से जो ये आपस में ना तीनों हैं ये कभी भी इंटरचेंज हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखिए पृथ्वी की संरचना है थोड़ा सा इतना आप ये देखिए, इसमें थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए, हम लोग जो है बाहर से ये अंदर की ओर चलेंगे। देखिए ये जो ऊपर हल्का सा ये ब्लरी पार्ट दिख रहा है ब्लू कलर का, हल्का सा ये फॉग टाइप का दिख रहा है ना, ये तो ये है आपका एटमॉस्फियर। ठीक है, वायुमंडल है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आएगा ये स्थल मंडल। ठीक है, जिसको ये हम लोग बोलते हैं क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, कॉन्टिनेंटल, ये देखिए यहाँ दिख रहा है ना, यह स्थल है तो इसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलेंगे। और यहाँ ओशन है, देखिए ब्लू कलर का ओशन है। ठीक है, तो जो ओशन रहेगा इसको क्या बोलेंगे, ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट, और यह है कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय भूपरपट्टी। ठीक है ना, इस तरीके से। तो जब यहाँ से लेकर के इससे थोड़ा नीचे की भी जमीन लेकर के इसकी जो एक्चुअली इसका जो विस्तार है ना ये वाला, ये 3-4 मील से लेकर के 30 मील तक होता है किसी किसी स्थान पर। तो ये जो है पूरा आपका मैक्सिमम अगर बात करें तो 30 मील तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो इसको जो मतलब ये नीचे फैला हुआ है 30 मील तक, इसको और इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को, इस ओशियनिक क्रस्ट को, तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल में भी 2 कैटेगरी है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मेंटल की बात करें, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, तो अगर मेंटल की बात करें तो इसका विस्तार लगभग 1800 मील का है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग कोर। ये कोर है जो बीच का पॉइंट है, ये कोर है। और इसमें जो है इसकी जो पूरा डेप्थ है, ऊपर से सिर्फ डेप्थ अगर सेंटर तक लेंगे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो लगभग 2100 माइल आती है। ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा अब इसकी कंडीशन क्या है, ऊपर देखिए, ऊपर का जो पोर्शन है ये पूरा जो है आपका सॉलिड है। ठीक है, उससे नीचे जो है एस्थेनोस्फीयर, जिस पर कि ये पूरी परत रखी हुई है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर रखी हुई है। तो ये तो आप लिथोस्फीयर हो गई, उसके बाद एस्थेनोस्फीयर हो गई। ठीक है ना, तो इसके बाद ये जो पोर्शन आता है ये आपका जो है सेमी सॉलिड कह सकते हैं एक तरीके से, है ना, कि मतलब लिक्विड करके ही है। ओके, और यहाँ पर जब आते हैं जो कोर है, इनर कोर है, तो ये हो जाता है सॉलिड। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी। एक्चुअली क्या है, ऊपर से नीचे चलने पर, ठीक है ना, ऊपर से नीचे चलने पर जो अर्थ की डेंसिटी है ना वो बढ़ती है। ऐसा ऐसा क्यों होता है, देखिए एक रूल है कि जब भी कोई बॉडी जो है अगर रोटेटिंग मतलब सिचुएशन में है तो हमेशा क्या होगा कि जो हैवी मटेरियल होगा ना वो उसके सेंटर में होगा। जैसे आप इसको अपने से भी ट्राई कर सकते हैं, एक बकेट ले लीजिए पानी की, उसमें जो है थोड़ा सा रेती वगैरह डाल दीजिए और उसको ज़रा सा मूवमेंट कराइए, घुमाइए बाल्टी को, तो आप देखेंगे कि जो रेती है ना वो बिल्कुल जाके तली का जो सेंटर होगा ना उस पोर्शन में जा करके स्टेबल हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़, इस चीज़ की वजह से क्या है कि इसका जो घनत्व है पृथ्वी का वो अंदर से बाहर की ओर घटता जाता है और बाहर से अंदर की ओर बढ़ता जाता है, एक ही बात है। तो ये थोड़ा सा हमने हिंदी माध्यम वालों के लिए कर दिया है, देख लीजिए इसको, अंतर्भाग, बाह्य भाग और भूपर्पटी। ठीक है,
अब देखिए थोड़ा सा जियोमॉर्फोलॉजी के चार्ट्स हैं, मतलब क्या है कि कैसे पृथ्वी डेवलप हुई है, उसके अंदर क्या है, तो इसके लिए तो हम लोग पूरा इसका जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी प्राइमरी फेज के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हार्डकोर जियोग्राफी में जाने के लिए, तो हम आपको यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, एक आपको आइडिया रहे, ताकि कहीं अगर मतलब हो चर्चा तो आपको पता रहे कि ये है क्या एक्चुअली। देखिए ये सियाल है, ठीक है, सियाल में जो है ये सिलिका है और ये एल्युमिनियम है। ओके, तो इसमें क्या है, ये जो ऊपरी भाग है पृथ्वी का, जो हमने क्रस्ट बताया था, ठीक है ना, क्रस्ट बताया था ना अभी कि जो मतलब ओशनिक क्रस्ट, और ये चीज़ है। ओके, देखिए ये वाला जो क्रस्ट वाला पोर्शन है, इसमें क्या है, ये सियाल है, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम की जो है वो अधिकता है, सबसे ज़्यादा जो अगर मिनरल्स पाए जाएंगे तो यही पाए जाएंगे। ठीक है, फिर ये सीमा क्या है, सीमा है ये है सिलिका, ठीक है, मतलब ये जो अंदर का भाग है, ठीक है ना, लिथोस्फीयर के नीचे का जो पोर्शन है उसमें क्या है, सिलिका है और आयरन है और मैग्नीशियम है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो इनको कंबाइंड जो हम लोग बोलते हैं सीमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि मतलब ऊपर का पोर्शन सियाल से बना है, नीचे का पोर्शन सीमा से बना है, और जो डेंसिटी होगी वो सियाल की ज़्यादा होगी कि सीमा की। देखिए सियाल ऊपर है और सीमा नीचे है, तो कॉमन सेंस हमने क्या बताया, पृथ्वी में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर डेंसिटी बढ़ती है, तो जो सीमा है ना इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी इसकी अपेक्षा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो आपका बीच में जो इनर कोर है, ठीक है ना, ये कोर जो है इनर कोर, ये किससे बनी हुई है, ये बनी हुई निकिल और फेरस यानी कि लोहे से, निकिल और आयरन से बनी हुई है, तो इसको शॉर्टकट में नाइफ भी बोलते हैं, वैसे यूज नहीं होता लेकिन जानते रहिएगा नाइफ। ठीक है, निकिल और फेरस, तो कहीं क्वेश्चन आएगा तो आपको कम से कम आइडिया रहेगा कि जो कोर बनी है वो उसमें मोस्टली निकिल और आयरन पाए जाते हैं। उसके बाद आ गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, ये एक थ्योरी है कि कैसे जो है कॉन्टिनेंट्स जो है अलग हुए। एक्चुअली अलग हुए मतलब ये है कि जैसे आप अभी वर्ल्ड मैप में देखते हो ना कि मतलब पूरा सब अलग अलग पोर्शन सब डिस्ट्रीब्यूट हैं पृथ्वी के ऊपर, है ना, कि मतलब जो आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो एक्चुअली पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है एक ही था, पूरा जो भूभाग था एक था, और जल जो है जलीय भाग मतलब जो ओशन था वो भी एक ही था, तो उसको जो स्थलीय भाग था उसको पेंजिया बोलते थे, और जो ओशन था उसको पैंथलासा बोलते थे। लेकिन वो उस तरीके उस समय की जो पृथ्वी की जो आंतरिक हलचल थी उसकी वजह से क्या हुआ कि वो आपस में जो है टूटने लगा, और टूट टूट के अलग अलग दिशाओं में बहने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पता कैसे चली, वो हमको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बताती है कि ये चीज़ ऐसा कैसे था। तो एक्चुअली था है क्या, अभी भी आप अगर देखेंगे तो अगर जितने आपके अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, अगर इनको एक पेपर पे आप लीजिए और काट के इनको सेट करिए ना, तो जो एक दूसरे के जो कोस्टल लाइंस हैं, जो खांचे हैं, वो जा करके दूसरे में मैच कर जाते हैं। ठीक है ना, जैसे जो इंडिया का है वो जा करके वहाँ पे जब हम लोग उसको सेट करेंगे तो इंडिया, अफ्रीका और यूरोप वो सब आ करके मर्ज हो जाते हैं, तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये कभी एक ही थे। अच्छा, एक तो ये हो गया कि कोस्टल लाइंस जो है मैच कर जाती हैं। दूसरा ये था कि जब हम लोग स्टडी करते हैं जीवाश्म की, कि उस समय के जो जीव थे, तो जीव जो है वो भी ऐसा होता है कि जो यहाँ हिमालयाज में हैं पाए जा रहे हैं, वही जाकर के आपके अफ्रीका में भी पाए जा रहे हैं, और उसी टाइप का जो है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में भी पाए जा रहे हैं। तो उससे ये कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई उस समय जब बहुत छोटे छोटे जीव थे, इतना ज़्यादा उनका डेवलपमेंट नहीं था कि वो जो है हज़ारों मील जो है समुद्र तैर के इस तरफ से उस तरफ जाएंगे, है ना। तो यानी कि अच्छा वो भी क्या था कि माइक्रो बायोलॉजी मतलब बहुत छोटे थे, सूक्ष्म सूक्ष्म जीव थे। ठीक है ना, तो उनके जब हम लोग जीवाश्म को पढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि मतलब ये एक ही साथ इवॉल्व हुए हैं, एक ही जगह पे हुए हैं, यानी कि पहले एक जगह थे, जब बाद में टूटा तो अलग अलग हो गए, तो वो सेपरेट हो गए एक्चुअली। ठीक है ना, वो कहीं नहीं गए थे, तो इससे भी ये श्योर हो जाता है कि आपका ये सब कभी ना कभी एक ही जगह रहा है। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि जो चट्टानों की स्टडी हम करते हैं, तो आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है ना, जो पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय भारत है, जिसमें आपका ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह है, इसका और वहाँ का जो है आपका अफ्रीका का, है ना, इनकी जो संरचना है वो लगभग एक ही तरह की रॉक से हुई है। तो इस तरीके से, और वनस्पतियों वगैरह का भी जो है लगभग लगभग, तो इस तरीके से 3-4 रीजन मिलते हैं, तो इससे पता चलता है कभी एक ही था, बाद में पता। फिर आता है, अच्छा इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई थी इसमें ये नहीं श्योर हो पाया कि ये लोग अलग एक्चुअली हुए क्यों, है ना। ये तो इन्होंने बता दिया कि अलग हुए, लेकिन ये नहीं बता पाए कि कैसे अलग हुआ, और ये ज्वालामुखी पर्वत ये सब कैसे बने। फिर आती है फाइनली जिस पर आज हम लोग सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, वो क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक में जो है ये होता है कि पूरा वर्ल्ड जो है 7 बड़ी बड़ी प्लेटों में बटा हुआ है, उन्हीं का मूवमेंट होता है, उन्हीं प्लेटों को जो है कुछ ओशियनिक प्लेटें हैं, कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेटें हैं, वो जो है मूवमेंट करती रहती हैं, उसी की वजह से वेरियस लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं, है ना, और उसी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट होता है,
और अर्थक्वेक्स आते हैं, ये जितनी घटनाएं हैं वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है हमारी वो सब प्रूव कर देती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा जियोमॉर्फोलॉजी था कि कैसे जो है भू आकृति का विकास हुआ। अब देखिए अब हम लोग आ जाते हैं माउंटेन्स पे। माउंटेन्स पे आने के पहले हम थोड़ा सा आपको ये बताते हैं कि माउंटेन्स बने क्यों, ठीक है। तो ये एक्चुअली ऐसा है, देखिए ये दो प्लेटें हैं, ठीक है। ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है ना, महाद्वीपीय जो प्लेट है ये अलग है, और ये क्या है, सागरीय प्लेट है, ठीक है, ओशनिक प्लेट है। देखिए आपको हमने बताया है कि जैसे ये जो होता है नीचे की तरफ की जो पोर्शन है ये थोड़ा हैवी है, ये ऊपर वाला लाइट है। तो क्या होता है जब प्लेटें आपस में टकराती हैं ये, ठीक है, अगर एक दूसरे को धक्का देती हैं तो हमेशा क्या होती है कि जो हैवी प्लेट होगी वो नीचे जो है वो टूट के नीचे इसमें जाने लगती है, कहाँ पे, मेंटल में, ठीक है ना, मेंटल में ऐसे जाने लगेगी। अच्छा मेंटल में जब जाएगी ना तो इतना ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर है और प्रेशर है कि वहाँ से ये फिर से जो है, जो मैंने आपसे बताया ना कि रॉक्स जो है वो अपना रूप बदलती रहती हैं, तो ये रूपांतरित हो जाती हैं, एक्चुअली वो इस फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ से जा करके जब यहाँ सबमर्ज होती है तो चेंज होती हैं, इस फॉर्म में आ जाती हैं, और इस फॉर्म में जब आ जाती हैं तो उनका वेट क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर अधिक घनत्व में कोई कम घनत्व वाली चीज़ होगी तो क्या करेगी, उस पर तैरेगी, ठीक है ना। तो ये जब नीचे से सबमर्ज होकर के चेंज होती है तो यहाँ ऊपर आने लगती है, ऊपर आती है तो इसको धक्का देती है कि हमको ऊपर जाना है, क्योंकि नीचे का जो डेंसिटी है वो अधिक है, इसका कम है, तो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगी, ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगी। तो इसी धक्के की वजह से क्या होगा, वो आपके जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं वो बनते हैं, ठीक है ना, उठने लगती है। ये जो स्थल है ना, देखिए दिख रहा है आपको, ये उठने लगता है इसकी वजह से। ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, जब तक ये इसको जो है मतलब इस तरीके से टकराव रहेगी, जब तक इसको दबाती रहेगी तब तक धीरे धीरे ये नीचे जाता रहेगा और ये जमीन ऊपर उठती रहेगी, ठीक है ना। अभी आपको उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल बता रहे हैं। देखिए तो होता क्या है, जब ये प्लेटें एक दूसरे को दबाती हैं तो इस तरीके से ये देखिए ये फोल्डेड माउंटेन जब प्रेशर फील करते हैं तो ऐसे ये ज़मीन क्या है, मुड़ जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए आपके ओके, इसमें थोड़ा सा इनके टाइप वगैरह है, ये सिमेट्रिकल है, मतलब एक तरीके से एसिमेट्रिकल है, थोड़ा सा अलग अलग टाइप का है, ठीक है। आइसोक्लाइनल क्लाइनल, ठीक है ना, ओवरटर्न्ड, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जियोग्राफिकल टर्म्स हैं, यूज होते हैं, तो आगे के लिए काम आएंगे। ओके तो देखिए ये जो फोल्ड माउंटेन है ये मैंने आपको बता दिया कि किस रीजन से बनते हैं। और अब यहाँ देखिए इनके क्षेत्र क्या होते हैं। एक्चुअली क्या है कि प्लेटें जहाँ जहाँ जो है ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेटें जो है आपस में टकरा रही हैं, वहाँ वहाँ पर ये माउंटेन बने हुए हैं। तो उसका जो है अब देखिए कि सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है, ठीक है ना, ये देखिए आपका, ये इसको बोलते हैं पैसिफिक बेल्ट। ओके तो ये क्या है, एक प्लेट है जो पैसिफिक प्लेट है, और ये कौन सी है, ये अमेरिकन प्लेट है। ये दोनों आपस में टकरा रही हैं। तो इस तरफ से आप जब देखेंगे ना तो यहाँ पे एंडीज, ये पूरी बहुत बड़ी जो है, ये देख रहे हैं, इनका जो विस्तार होता है इस तरह फोल्डेड माउंटेन रेंजेस का, वो बहुत बड़ा होता है। मैं हल्का सा आपको देखो फिजिकली फोटो भी दिखा रहा हूँ उसका। तो ये जो इसका विस्तार है देख रहे हैं ना, पूरा कॉन्टिनेंट को घेरे हुए हैं सैकड़ों किलोमीटर्स, और यहाँ से भी ये पूरा नॉर्थ अमेरिका कनाडा से होते हुए ये आपका अलास्का तक, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, एंडीज, ओके, और इसको बोलते हैं रॉकीज। ये आपका जो है अबलेशियन माउंटेन्स है ना। इस तरीके से पूरा जो है ये अल्पाइन हिमालयन और आर्गन, ये आपका जो है देखिए इंडिया है, इंडिया की जो इंडियन प्लेट है, ये ऊपर से यूरेशियन प्लेट को, ठीक है, तो उसको जो है ये प्रेसाइज कर रही है यहाँ से। तो यहाँ पे आपके हिमालयाज बने हैं, ठीक है, और ऊपर से जो है कुनलुन जो है एरिया है, कुनलुन श्रेणी करके है। तो इस तरीके से ये अफ्रीकन प्लेट इसको दबा रही है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये आपका जो है थोड़ा सा ये पैसिफिक रीजन में, ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और पैसिफिक बेल्ट है, यहाँ से भी ये माउंटेन्स बन रहे हैं। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ प्लेटें आपस में इस तरह से प्रेशर बना रही हैं, कंप्रेस हो रही हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ दबाव बना रही हैं, तो वहाँ पर फोल्डेड माउंटेन्स होंगे। फोल्डेड माउंटेन्स एक्चुअली कुछ ऐसे दिखते हैं, देख रहे हैं, पूरी एक रेंज जो है बहुत ऊपर साइड से ये पिक्चर्स ली गई हैं, ठीक है। देखिए पूरा ये लॉन्गिट्यूडनल जो है ये चले जा रहे हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या टाइप आता है, नेक्स्ट आता है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स में होता क्या है कि जो अभी आपको मैंने बताया ना कि कॉन्टिनेंट्स जब एक दूसरे को प्रेशर करते हैं तो फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं, लेकिन जब एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है सॉरी, जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या होगा, इस तरह की संरचना बनेगी। जैसे मान लीजिए ये दोनों प्लेटें हैं, ठीक है, ये दो प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो क्या करेगी, एक प्लेट नीचे चली जाएगी या ये प्लेट ऊपर चली जाएगी। तो ये जो है ना, अभी तो हमने एक जैसे एक इमेज लिया है कि कैसे एक्चुअली होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा भूभाग है, ठीक है ना, बहुत कई किलोमीटर्स में फैला होता है, कई सैकड़ों किलोमीटर्स में फैला होता है। तो इस तरीके से ब्लॉक माउंटेन्स की जो है निर्माण होती है।
यहाँ पे वलित या मोड़दार कॉपी, एक्चुअली मैंने कॉपी किया था, ये मैं चेंज करना भूल गया, ये वलित या मोड़दार नहीं है, ब्लॉक माउंटेन्स है, ठीक है। भ्रंशोत्थ पर्वत बोलते हैं इसको, तो ये आप इसको जो है सम्मत समझिएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ओके। तो इसकी देखिए, इसका भी एक एग्जांपल है छोटा सा, देख रहे हैं, ये पूरा जो है रीजन, इसमें ये जो आपस में क्या हुआ है, ये दूर हो गए हैं, तो इसकी वजह से भ्रंश जो है हो गए हैं आपके, ठीक है ना, भ्रंश घाटियाँ हैं, इनको क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी, ये भ्रंश घाटी। तो जैसे ही भ्रंश घाटी होती है तो निचली ज़मीन होती है, तो इसमें नदी वगैरह निकलती हैं। हमारे यहाँ जो आपकी ताप्ती और एक नदी है नर्मदा, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ऐसे ही भ्रंश घाटी में बहती हैं, तो आप यही समझिए, भ्रंश घाटी ऐसे ही बनती हैं, ठीक है ना, कि जब ये दूर से आपस में मतलब ये दूर जाने लगते हैं तो बीच का पोर्शन दब जाता है, तो वो थोड़ा सा माउंटेनियस फॉर्म में बदल जाता है, ओके। अच्छा, एक मिनट, मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं बताया, थोड़ा एग्जाम्पल बता देता हूँ। जो इसके फोल्डेड माउंटेन्स के तो हमने आपको बता ही दिए थे, है ना, कि ये आपके इंडीज, रॉकीज, हिमालयन, आल्प्स, ठीक ना, यूराल्स, इस तरीके से बहुत सारे माउंटेन्स हैं, तो इसका तो बता ही दिया था। और इसी तरीके से जो भ्रंश घाटी हैं, इस मोस्टली जो है आपका अफ्रीका और इंडोनेशिया वगैरह में इस तरह के पर्वत पाए जाते हैं, सॉरी ब्लॉक माउंटेन्स वाले हैं, वो आपके उन रीजन में पाए जाते हैं। अब आ जाइए रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल मतलब होता है कि अवशेष, है ना, अवशेष से पता चल रहा है कि कोई चीज़ थी जो पहले किसी और तरीके से थी, धीरे धीरे वो कुछ ही पार्ट बचा है, बाकी उसका मिस आउट हो गया। तो देखिए होता क्या है कि जैसे ये कुछ पर्वत हैं जो बहुत पहले बने हुए हैं, ठीक है ना, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन में बने हुए हैं, तो वो क्या होगा, समय के साथ धीरे धीरे विंड के थ्रू और जो वाटर बॉडीज हैं उसमें झरने, नदियाँ, इनकी वजह से क्या होता है, उनमें कटिंग होती रहती है ना, अपरदन होता रहता है, तो उसके वजह से धीरे धीरे उनकी साइज घटती रहती है। तो उस तरीके से जो माउंटेन अपनी जो उनकी एक्चुअल सिचुएशन थी, है ना, जैसे देखिए एक हल्का सा एग्जाम्पल है ये, है ना, ये देख रहे हैं, पहले ऐसे रहा होगा, फिर ये धीरे धीरे नदियां हैं यहाँ से निकली हुई हैं, ये कटिंग करते करते अब एक्चुअल इतना ही बचा हुआ है। तो इस तरीके से आपका रेसिडुअल माउंटेन्स है। तो इस तरह के माउंटेन्स जो है ज़्यादातर कहाँ पाए जाएंगे, अफ्रीका में, और जैसे अपने यहाँ डेक्कन प्लेटू है इंडिया में, है ना, जो दक्कन ट्रैप है, वहाँ पर इस तरह के माउंटेन पाए जाते हैं, जिसमें कि सतपुड़ा, विंध्याचल और अरावली श्रेणी है। और अरावली श्रेणी विश्व की सबसे पुरानी जो है वो मानी जाती है ना, तो माउंटेन रेंज है सबसे पुरानी, तो वो इसी टाइप के रेसिडुअल माउंटेन का एग्जांपल है, ओके। क्वेश्चन कभी पूछा भी जाता है कि सबसे पुराना माउंटेन कौन सा है। तो इस तरीके से ये माउंटेन्स हो गए। अब आपके जो है आएंगे नेक्स्ट प्लेटू, और एक मिनट मिस आउट हो रहा है कुछ, इसमें जो है एक, हाँ, वॉल्केनिक माउंटेन के बारे में नहीं जिक्र हुआ। वॉल्केनिक माउंटेन देखिए आप, वॉल्केनिक माउंटेन से आप समझ रहे हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो टेक्निकल पॉइंट नहीं है। देखिए होता क्या है कि जिस जिस रेंज पे, है ना, जो फोल्ड माउंटेन बनते हैं, एक्चुअली जहाँ फोल्ड माउंटेन होते हैं ना, वहीं पर जो है ज्वालामुखी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब नीचे से सबमर्ज होती है जो ओसेनिक क्रस्ट है, तो वो ऊपर की तरफ आती है, तो कभी कभी प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो मतलब नीचे से लावा उसमें से बाहर आने लगता है, ठीक है ना, मैग्मा जो है लावा के रूप में बाहर आने लगता है। तो अब वो जब जिस पोर्शन से निकलेगा वहाँ से लावा फैलेगा, तो धीरे धीरे जो है वहाँ पे भी एक पर्वत का रूप ले लेता है, जैसे इस टाइप से होता है, फिर इस टाइप का रूप ले लेता है, जिसको वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं, ठीक है। तो वॉल्केनिक माउंटेन जो है आपके जो पैसिफिक बेल्ट है, मीन्स एंडीज और रॉकीज में कई सारी इस तरह के माउंटेन रेंजेज हैं, जिसमें कि आपके ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये रेसिडुअल माउंटेन्स के बारे में बता ही दिया मैंने। अब नेक्स्ट देखिए प्लेटू। प्लेटू क्या होता है, एक्चुअली प्लेटू जो है ना, ये कभी जो है पहाड़ी थे, ठीक है, अपर्दन होते होते ये इतने ज़्यादा लो हो जाते हैं कि बिल्कुल ये इसकी जो ऊपर की सरफेस है ना वो फ्लैट हो जाती है, फ्लैट होती है। लेकिन एक इनकी कंडीशन होती है ना, ये अचानक से उठे होते हैं, मतलब समतल तो जैसे प्लेन भी है वो भी समतल होता है, और प्लेन प्लेटू भी होता है, लेकिन होता क्या है कि इसमें एजेस होती हैं, है ना, स्टीप एजेस होती हैं इसमें प्लेटू में, कि मतलब ये अचानक से उठी हुई ज़मीन होती है। और इनका जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है, अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 500 से 900 मीटर इनकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से रहती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हाइट इनकी ज़्यादा होती है, और ये इस तरीके से प्लेन, इसमें मिनरल्स वगैरह भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसमें जैसे देखिए टेक्टोनिक प्लेटू, इसके टाइप हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट वो होते हैं कि जो पृथ्वी के मूवमेंट की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जैसे जो पृथ्वी मूवमेंट करती है तो उसकी वजह से जो हैवी मटेरियल है वो अंदर चले जाते हैं, और जो लाइटर होते हैं वो ऊपर रहते हैं। तो उसी तरीके से जो अर्थ है ना वो अपने सरफेस को हमेशा बैलेंस करती रहती है। तो उस बैलेंस करने में जो बहुत विशाल मैदान बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेटू, है ना, जो उसके मूवमेंट की वजह से बन रहे हैं। अब नेक्स्ट आ गया आपका वॉल्केनिक प्लेटू।
वॉल्केनिक प्लेटू में ये है कि जैसे मान लीजिए कि जो ज्वालामुखी पर्वत हैं उस समय के साथ क्या होते हैं, इरोड होकर के समतल में बदल जाते हैं। जैसे देखिए ये पहले ऐसा नहीं रहा होगा, देख रहे हैं क्रेटर बन गया है, क्रेटर झील बन गई है ना। होता क्या है कि जैसे मतलब पहले ज्वालामुखी जब वो निकलती है यहाँ से, मैग्मा वगैरह निकलता है, तब तो ठीक इसकी हाइट होती है, और जब मैग्मा निकलना बंद हो जाता है तो इस तरह से क्रेटर लेक वगैरह बन जाती है। फिर जब यहाँ जल ज़्यादा होगा तो यहाँ से जो है पानी बाहर जाएगा, तो अपने रास्ते से जो है उसको कटिंग करेगा। फिर बहुत जब विंड्स आएंगे तो उसकी वजह से भी कटिंग होती, तो धीरे धीरे वो जो है ना एक फ्लैट शेप में लेने लगता है, ठीक है, माउंटेन से हट के वो प्लेटू में कन्वर्ट होने लगता है। तो इस तरीके से वॉल्केनिक प्लेटू हो गया। फिर आ गया डिसेक्टेड प्लेटू। डिसेक्टेड प्लेटू क्या होते हैं, ये प्लेटू एक्चुअली जो है ये लास्ट स्टेज है प्लेटूज की, जिसमें क्या होता है कि मतलब बहुत कटी फटी जो है इस तरीके से देख रहे हैं आप कि मतलब अभी मैंने बताया कि प्लेटूज में क्या होती हैं, इवन सरफेस होती हैं, बस उठे होते हैं। लेकिन जब डिसेक्टेड प्लेटू होते हैं, ये वो एरियाज होते हैं जो आपके माउंटेन्स से लगे हुए होते हैं। तो नदियाँ जो निकलती हैं ऊपर से वो इनसे होते हुए आती हैं, तो इनकी जो शेप और ये चीज़ें हैं काफ़ी कटिंग करके इस तरीके से बना देती हैं, है ना। तो इस तरीके के जो प्लेटूज हैं वो पाए जाते हैं माउंटेन रेंजेस के बीच में। इसका एग्जांपल जैसे एक आप ले लीजिए तिब्बतियन प्लेटू, वो क्या है, जो कुनलुन सांग श्रेणी है चाइना की, और जो इंडिया की आपकी हिमालयन श्रेणी है, इसके बीच का जो प्लेटू है, तो उसमें आप जब देखेंगे गूगल मैप्स वगैरह से तो इस तरीके से संरचनाएं बहुत कटी फटी वहाँ की सिचुएशन दिखती है, ठीक है। और भी जो है अफ्रीका वगैरह में वहाँ पे भी इस तरीके की संरचनाएं देखने को मिल जाती हैं। अब आ जाएंगे हम लोग प्लेन्स में। प्लेन क्या होते हैं, प्लेन जो है लो लैंड्स उनको बोलते हैं, कि मतलब सबसे निचली, जैसे सबसे ऊंचा क्या हो गया, माउंटेन हो गया, उससे निचला प्लेटू हो गया, प्लेटू से जब नीचे आएंगे तो प्लेन, ठीक है ना। प्लेन जो होते हैं ये एक्चुअली ह्यूमन के लिए जो है सबसे अच्छे सेटलमेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा आबादी प्लेन्स में पाई जाती है। ये मैंने जो देखे, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये हिमालय जो है, ये गंगेटिक प्लेन का मैंने जो है ये पिक्चर लिया हुआ है ना, गूगल अर्थ से लिया हुआ इसको। तो ये जो प्लेन्स होते हैं ये एक्चुअली बहुत फ्लैट ज़मीन होती है और बहुत ही उपजाऊ ज़मीन होती है, और सबसे ज़्यादा जो आबादी का क्षेत्र है वो यही होते हैं। अब इसमें देखिए टाइप देख लीजिए। स्ट्रक्चरल प्लेन, स्ट्रक्चरल प्लेन वो होते हैं कि जो ऑटोमेटिक जो है वो पहले से ही बने हुए हैं, ओके। जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लेटूज में पढ़ा था टेक्टोनिक प्लेटूज, वैसे ही स्ट्रक्चरल प्लेन्स होते हैं। तो ये जो है अपने आप से ही भौगोलिक रूप से ये बने हुए होते हैं, बहुत लंबा जो है इनका एरियाज होता है। तो इसमें जैसे कि आप ये कह लीजिए कि जो आपका प्रेरीज है साउथ अफ्रीका की, और पम्पास हैं, और स्टेपीज़ हैं, तो ये सब जो बड़े बड़े घास के मैदान हैं ना, बोलते हैं ना लोग, ये सब स्ट्रक्चरल प्लेन की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा डिपोजिशनल प्लेन। डिपोजिशनल से मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, कि जहाँ पे जमाव ला करके नदियाँ अपना जो है डिपॉजिट करती हैं, तो इस तरीके की प्लेन। तो इस तरीके का प्लेन क्या है कि जैसे मोस्टली कंट्रीज़ में ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर डेंस पॉपुलेशन होती है और बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चर होता है, वो डिपोजिशनल प्लेन ही होते हैं। जैसे अपने यहाँ इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ठीक है। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है उसके क्षेत्र में जो है होता क्या है कि वो पर्वत से जब नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ में जो है बहुत सारा कटिंग करते हुए उपजाऊ मिट्टी वगैरह अपने साथ लेके आती हैं और आकर के इस क्षेत्र को डिपॉजिट कर देती हैं। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे जो है जितने वहाँ पे मान लीजिए कहीं ऊंची नीची ज़मीन भी है तो धीरे धीरे वो एक अच्छे मैदान में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। अब प्लस में जो ऊपरी परत की ये कटी हुई मिट्टी है ये बहुत ही उपजाऊ होती है। तो आपके इसके एग्जांपल जो है हुआंगहो जो है, ये चाइना का जो क्षेत्र है, वो भी जो है बहुत ही अच्छा जो है इसका डिपोजिशनल प्लेन का एग्जांपल है। इसके बाद मिसिसिपी जो आपका उसके द्वारा जो बनाया हुआ मैदान है ना, ग्रेट प्लेन्स ऑफ अमेरिका, तो वो भी इसी डिपोजिशनल प्लेन का एग्जांपल है। अच्छा नेक्स्ट, ये आ गई इरोजनल प्लेन्स। इरोजनल प्लेन्स वो होते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि नदियाँ जो ला करके डिपॉजिट करती हैं तो उसके वजह से जो है डिपोजिशनल प्लेन बनते हैं। सेम ऐसे इरोजनल प्लेन है, जहाँ कटिंग करती हैं ना वहाँ इरोजनल प्लेन बनते हैं। एक्चुअली होता क्या है, बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं और उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और उनकी ढाल काफ़ी तीखी होती है, लेकिन नदियाँ क्या करती हैं, कंटिन्यूअस उसकी कटिंग करती रहती हैं और अपनी जो है चौड़ाई को बढ़ाती रहती हैं, है ना। सिर्फ इंसानों में ही नहीं, प्राकृतिक जो संरचनाएं हैं वो भी अपने विस्तार में लगी रहती हैं। तो ये जो है उसकी वजह से कटिंग करते 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 क्या करती हैं, उनकी जो तीखी ढाल होती है उनको कम करती जाती हैं, फिर उसको एक प्लेन के रूप में धीरे धीरे डेवलप कर देती हैं, है ना। मिलियंस ऑफ ईयर में उसको एक प्लेन का रूप दे देती हैं। तो इस तरीके से जो प्लेन तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, इरोजनल प्लेन्स, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब इसके बाद जो है हम लोग जो है जियोमॉर्फोलॉजी से आगे बढ़ेंगे और मे भी देखते हैं, एक आपको समराइज्ड एक वीडियो दे देंगे जितना अभी तक आपका चला है, और उसके बाद जो है